नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको अकाउंट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद ए फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद ए राइज इन प्राइस। अर्थात दोस्तों, मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। कहने का मीन्स क्या है दोस्तों? अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत P बढ़ती है तो मांगी जाने वाली मात्रा यानी क्वांटिटी घट जाती है। यदि वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यह मांग का नियम है। दोस्तों, मांग का नियम P और Q के बीच विपरीत संबंध को बताता है। आपने देखा भी होगा दोस्तों डेली लाइफ में कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती जाती है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। अर्थात मांग का नियम क्या है? मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी डिमांड घट जाती है और उसकी कीमत घटने से डिमांड बढ़ जाती है। मैं आपको इस एक तालिका के माध्यम से इसे समझाने का प्रयत्न करता हूं। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत P प्राइस पर यूनिट है। उस वस्तु की डिमांड यानी क्वांटिटी, मान लीजिए वस्तु है एप्पल, सेब, उसकी प्राइस पर यूनिट है 100 रुपीज। प्राइस पर यूनिट यानी पहले इसकी कीमत कितनी है? 100, 80, 60, 40, 20। दोस्तों, यहां मैंने एक टेबल बनाई है। इसमें वस्तु की जो कीमत है, वस्तु मान ली है सेब। सेब की कीमत पर यूनिट है। यहां मांगी जाने वाली मात्रा है। जब सेब की कीमत 100 रुपए किलो थी तब मांगी जाने वाली मात्रा यानी कितने की डिमांड हुई? केवल 1 केजी की। जब वस्तु की कीमत यानी सेब की कीमत घटकर 80 रुपए पर केजी हो गई तो इसकी डिमांड 2 केजी हो गई। फिर सेब की कीमत घट गई। जब इसकी कीमत घटकर 60 रुपए पर केजी हुई तब इसकी डिमांड 3 केजी की है। लास्ट में जब इस सेब की कीमत घटकर 20 रुपए पर केजी रह गई तब वस्तु की डिमांड 5 केजी है। तो दोस्तों, आप इस टेबल में देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती गई उस वस्तु की डिमांड बढ़ती गई। यही मांग का नियम है कि अगर वस्तु की कीमत घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है। दोस्तों, ये जो वस्तु के जो मांग का नियम है ये एक गुणात्मक कथन है, क्वालिटेटिव कथन स्टेटमेंट है। ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है, मात्रात्मक कथन नहीं है। अर्थात कहने का मीन्स क्या है? कहने का मीन्स है कि मांग का नियम परिवर्तन की दिशा को बताता है, मात्रा को नहीं। कहने का मीन्स है कि यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो ये बात श्योर है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी। अर्थात कैसा कथन है ये? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। और हम इसे इस प्रकार से शो कर सकते हैं, P इनवर्स 1/Q, यानी वस्तु की कीमत P और वस्तु की मांग Q में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब बात आती दोस्तों कि जो मांग का नियम है इसमें हम बार बार कह रहे हैं अन्य बातें समान रहने पर या थिंग बीइंग इक्वल। व्हाट इज द मीन ऑफ अन्य बातें समान रहने पर? दोस्तों,
अन्य बातें समान रहने का मीन्स होता है मांग के नियम की मान्यताओं से, एजम्पशन से। अगर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ हैं उसकी कुछ एजम्पशन है। अगर वो एजम्पशन है तो वो नियम कार्य करेगा, अदरवाइज वो नियम एक्टिवेट नहीं होगा, वो नियम लागू नहीं होगा। ऐसे ही मांग के नियम की भी कुछ मान्यताएं हैं। तो मांग के नियम की कौन कौन सी मान्यताएं हैं? नंबर फर्स्ट, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी उपभोक्ता की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, स्वभाव आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। थर्ड, जो वस्तुएं हैं उसकी रिलेटेड वस्तुओं की कीमतों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। नेक्स्ट, जो वस्तु है उसकी कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स का उपभोक्ता को जानकारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अब आप कहोगे रिलेटेड गुड्स कौन सी है? तो दोस्तों मैंने आप पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया है। अगर आपने मेरी मांग से संबंधित, थ्योरी ऑफ डिमांड से संबंधित पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको डिमांड क्या है समझने में और हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको बताया था मांग के नियम की मान्यताएं। आपको मांग के नियम की मान्यता समझ होगी। पहली बात, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता के जो वस्तुओं की रिलेटेड गुड्स है, संबंधित वस्तुएं हैं, उसकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता को किसी स्थानापन्न वस्तु का पता नहीं चलना चाहिए और भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की आशा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ 5 मान्यताएं हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो मांग का नियम है क्यों लागू होता है। यह मांग वक्र है, उसका जो ढाल है वो ऋणात्मक क्यों है? दोस्तों ये मांग वक्र है, डीडी वक्र, आप देख रहे हैं बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, इसका ढाल ऋणात्मक है। तो मांग नियम क्यों लागू होता है या मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है नंबर फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करते जाते हैं उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करेगा उससे प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता घट जाएगी तो उपभोक्ता उस वस्तु के लिए अधिक कीमत नहीं देगा, उस वस्तु को तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत घट जाएगी। घटती सीमांत उपयोगिता के कारण उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाई तभी खरीदने को तैयार होगा जब उसकी कीमत घट जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों जब उपभोक्ता वस्तु का कम उपयोग करता है तो उसे सीमांत उपयोगिता अधिक मिलती है और इसके लिए वह ऊंची कीमत देने के लिए भी तैयार होता है। अर्थात घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण ही मांग का नियम लागू होता है या इस वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरा है इंक्रीज इन परचेजिंग पावर और इनकम इफेक्ट। दोस्तों जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है या ये कहें उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वह अधिक वस्तु की डिमांड करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी समय वस्तु की कीमत है 40 रुपये पर केजी, 40 रुपए पर केजी है और इस समय वह 1 केजी वस्तु का यूज कर पाता है।
अब इस वस्तु की कीमत घटकर 40 से रह गई 20 रुपए पर केजी। तो दोस्तों पहले वो 40 रुपए में 1 केजी खरीद पा रहा था, है ना, लेकिन वस्तु की कीमत घटने से अब वो 20 रुपए पर केजी हो गई है, अर्थात 40 रुपए में 2 केजी परचेज कर पाएगा। यानी वस्तु की कीमत घटने से उपभोक्ता की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। पहले उसे 1 केजी के लिए 40 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, अब उसे 1 केजी के लिए केवल 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर वो 40 रुपए पूरे खर्च करता है तो उसे 2 केजी वस्तु का उपभोग कर सकेगा। यही कारण है दोस्तों कि इस इनकम इफेक्ट के कारण या परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है उसकी डिमांड अधिक करता है। इसके अपोजिट चले जाओ, मान लीजिए इस वस्तु की कीमत बढ़कर 80 रुपए पर केजी हो गई, तो दोस्तों अब वो 40 रुपए पर केजी में 40 रुपए में केवल हाफ केजी ही वस्तु का प्रयोग कर सकेगा, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर घट गई है, उसकी वास्तविक इनकम घट गई है, इसलिए वो ऊंची कीमत पर कम वस्तुओं की डिमांड करेगा। तीसरा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दोस्तों इसका तीसरा कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मान लीजिए 2 चीजें हैं, एक कोका कोला है, एक पेप्सी है। अगर कोका कोला की कीमत घट गई, इसका प्राइस कम हो गया, पेप्सी की कीमत सेम है, तो जो लोग पेप्सी यूज करते थे वो कोका कोला यूज करने लगेंगे, जिसके कारण कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके अपोजिट यदि कोका कोला के प्राइस बढ़ गए, इसके प्राइस बढ़ गए, पेप्सी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जो पहले कोका कोला का यूज करते थे वो पेप्सी यूज करने लगेंगे, अर्थात कोका कोला की डिमांड घट जाएगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण, यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है या बढ़ती है और उससे संबंधित वस्तुओं की कीमत में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु कीमत बढ़ने पर वस्तु की डिमांड घट जाएगी और कीमत घटने पर वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। चौथा कारण है चेंज इन कंज्यूमर नंबर्स। दोस्तों जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की कीमत बढ़ने से कुछ उपभोक्ता जो उस वस्तु का उपभोग कर रहे थे, अब वो वस्तु उनके बजट में नहीं आ पाती है, जिसके कारण उस वस्तु का उपभोग करने वालों की संख्या में कमी आ जाती है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत घट जाने पर वे उपभोक्ता जो पहले उस वस्तु का यूज नहीं करते थे, लेकिन अब वो वस्तु उनके बजट में आ गई है, इस कारण वो उस वस्तु का उपभोग करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उस वस्तु की डिमांड भी बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ने पर उपभोक्ता की संख्या घट जाती है, जिससे उसकी डिमांड भी घट जाती है और उसकी मांग भी घट जाती है। फिर आता है डिफरेंट यूज ऑफ कमोडिटी। वस्तुओं के दोस्तों वैकल्पिक प्रयोग है, यानी एक वस्तु एक ही चीज में प्रयोग नहीं होती, बहुत सारी चीजों में प्रयोग होती है। जब किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु को केवल इंपॉर्टेंट यूज में ही यूज करेंगे। जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु का प्रयोग उस स्थान पर भी करेंगे जहां उसका पहले से कम इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए हमारे यहाँ लाइट आ रही है, अगर घर पे लाइट आ रही है तो उस लाइट से पंखे भी चल जाएंगे, फ्रिज भी चल जाएगा, टीवी भी चल जाएगा, अगर किचन में है तो चिमनी भी चल जाएगी, हर चीज चल जाएगी। लेकिन अब लाइट भाग गई, बिजली की मात्रा कम हो गई, लाइट भागने पर क्या है, केवल क्या ट्यूबलाइट जलेगी, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। या गर्मी है तो केवल पंखा भी चलेगा, ट्यूबलाइट और पंखा चलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों जब वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो उसका प्रयोग, उसका यूज लिमिटेड होता है, लेकिन जब उस वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसका उपयोग उन जगह पर भी होता है जो पहले से कम इंपॉर्टेंस हो। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड।
यानी अपवाद, मांग के नियम के अपवाद। तो मांग के नियम के अपवाद क्या है दोस्तों? वे परिस्थितियां, वे कंडीशन जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है उसे मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। यानी ऐसी कंडीशन जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर डिमांड घटने की बजाय बढ़ जाए, या वस्तु की कीमत घटने पर डिमांड बढ़ने की बजाय घट जाए, अर्थात मांग का नियम लागू नहीं हो, तो वह परिस्थितियां मांग के नियम का अपवाद कहलाती हैं। अब ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? नंबर फर्स्ट है चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य में कीमत परिवर्तन की उम्मीद करना। दोस्तों, यदि उपभोक्ता को यह उम्मीद हो जाए कि वर्तमान में इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, यानी वर्तमान में उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी, तो कीमत बढ़ने के बावजूद भी वर्तमान में उसका उपयोग बढ़ जाएगा। कैसे? आपने देखा होगा कि मान लीजिए कभी कभी जैसे टीवी में घोषणा हो गई कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, तो दोस्तों क्या होता है कि जितने भी उपभोक्ता हैं अपनी गाड़ी पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कीमत बढ़ने के बावजूद भी वहां पर डिमांड उसकी वर्तमान में बढ़ जाती है। दूसरा कंडीशन, अगर ये पता चल जाए कि रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमतें घट जाएंगी, तो दोस्तों हम वर्तमान में अपने उपभोग को कम कर देते हैं, यानी डिमांड उसकी घट जाती है। दूसरा है स्टेटस संबल गुड्स। दोस्तों, ऐसी गुड्स जिसको रखना स्टेटस माना गया है, जैसे हीरे हैं, जवाहरात हैं, महंगी महंगी कलाकृतियां हैं, पेंटिंग्स हैं, तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में भी मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है, क्योंकि ये गुड्स स्टेटस सिंबल गुड्स मानी जाती हैं। तीसरा है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की अज्ञानता। दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम महंगी वस्तु खरीद के लाएंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की होगी, बढ़िया होगी, जबकि अगर हम कम पैसे में वस्तु खरीद के लाएंगे तो वो घटिया होगी। तो उपभोक्ता की इस अज्ञानता के कारण भी कभी कभी मांग का नियम यहाँ पे क्रियाशील नहीं होता है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन के लिए अनिवार्य है। कुछ वस्तुएं ऐसी है जीवन के लिए अति आवश्यक है, जैसे दवाइयां, रसोई गैस। तो दोस्तों, इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने के बावजूद भी इनकी डिमांड नहीं घटेगी, यहां पर मांग का नियम क्रियाशील नहीं होगा। लास्ट आता है गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन पैराडॉक्स होता है कि दोस्तों, वह कंडीशन जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटने की बजाय बढ़ जाए, और वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ने की बजाय घट जाए, तो ऐसी स्थिति को हम मांग का नियम का अपवाद या गिफिन पैराडॉक्स भी कह देते हैं। गिफिन पैराडॉक्स क्यों नाम? क्योंकि दोस्तों, इस विरोधाभास को सबसे पहले रॉबर्ट गिफिन ने पता लगाया था, इसलिए उनके नाम पर हम इसे गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। गिफिन पैराडॉक्स घटिया वस्तुओं पर लागू होता है। जैसे मांग का नियम मोस्टली ऋणात्मक ढाल वाला होता है, लेकिन गिफिन पैराडॉक्स में ये मांग वक्र धनात्मक होगा। यानी घटिया वस्तुओं के संबंध में जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और उस वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी डिमांड भी घट जाती है। इसी को हम गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।